हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेमेस्टर 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, उसकी यूनिट फर्स्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने अभी तक इस यूनिट पर के 2 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो धीरे धीरे किस तरीके से डेवलप हुई, क्या क्या चेंजेस उसमें हुए, क्या क्या चेंजेस नहीं हुए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। देखिए, जो प्रोसेस है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का, ये अभी से नहीं है, ये बहुत साल पहले से चल रहा है। ठीक है, कई सालों से चल रहा है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम की बात यहाँ पर है कि अभी तक हमें इसका कोई बहुत बड़ा एनकरेजिंग इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, या फिर कोई ऐसा कहे कि कोई ऐसा हम लोग को असर नहीं दिखा कि बहुत बड़ा अचीवमेंट जिसको हम लोग कह सकें। ठीक है, और इसका एक जो मेन कारण है वो है यहाँ के लोगों का सुपरस्टिशन हो गया, और दूसरा जो है फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, और ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, देखिए, फ्रीडम स्ट्रगल की अगर बात करें तो अभी से अगर 100 120 साल के 30 साल पहले देखें तो उस समय पर हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। ठीक है, हमारे पर ब्रिटिशर्स रूल करते थे। उस समय पर हमारे देश की कंडीशन इतनी खराब थी कि सोचिए, जो ऐसे लोग हैं जो पूरा फिजिकली मेंटली हर तरीके से फिट हैं, उनको भी एजुकेशन नहीं मिल रही थी। ऐसी फीमेल जो कि फिजिकली मेंटली हर तरीके से फिट है, उनको भी एजुकेशन नहीं मिल रही थी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऐसे लोगों को एजुकेशन देने की जो किसी तरीके से डिसेबल है, हो सकता है कि फिजिकली डिसेबल्ड हो या फिर मेंटली डिसेबल्ड हो। हम उनको एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पर, जिस समय पर हमारे देश में हर जगह पर मूवमेंट चल रहे थे, कहीं पर लड़ाइयाँ चल रही हैं, कहीं पर कुछ अलग चल रहा है, तो उस टाइम पर जो हम बात करें अगर कि हम फिजिकल या फिर किसी मेंटल डिसेबल्ड बच्चे को एजुकेशन दिलाने की बात करें, तो ये उस समय के हिसाब से बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि इस पर बिल्कुल भी काम नहीं किया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्कूल फॉर डेफ एंड ब्लाइंड, ठीक है, फर्स्ट स्कूल फॉर डेफ एंड ब्लाइंड खोला गया था 1888 में। ठीक है, और एक और चीज़ देखा जाए तो यहाँ पर फर्स्ट स्कूल फॉर मेंटली चैलेंज्ड भी, ठीक है, मतलब ऐसे लोग जिनके कुछ माइंड में कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है, उनके लिए स्कूल खोला गया था 1934 में। तो यहाँ से ये पता चलता है कि हाँ, काम तो चल रहा था उनकी एजुकेशन पे, जो ऐसे बच्चे से डिसेबल्ड थे उनकी एजुकेशन पे काम चल रहा था। लेकिन दिक्कत ये थी कि हमारा देश ऐसी बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ था जिसपे कि वो इस पर पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पा रहा था। देखिए यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स इन दोज टाइम्स हैविली डिपेंड ऑन वॉलेंट्री इनिशिएटिव्स, यानी कि उस समय पर जो मतलब हमारे जो स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स थे वो अधिकतर किस पे डिपेंड करते थे, वॉलेंट्री इनिशिएटिव्स पर। मतलब कि अगर मान लीजिए मेरा मन है तो मैं जाकर के लोगों को एजुकेट करूंगा, ऐसे बच्चों को जो कि डिसेबल्ड है। ठीक है, तो अब इसमें सरकार का या फिर जो बड़े बड़े ग्रुप्स थे उनका कोई हाथ नहीं था। ठीक है, तो ये कैसे वॉलेंट्री इनिशिएटिव शुरू हो गए थे उस समय पर। लेकिन जैसे जैसे हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, हम लोग को ब्रिटिशर्स के आज़ादी मिल गई, तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू करे जिससे कि हम लोग सभी को एजुकेशन दे सके, चाहे वो डिसेबल्ड हो चाहे नहीं डिसेबल्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव स्टार्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, जैसे हम लोग को इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद कई सारे इनिशिएटिव शुरू किए गए इन द फॉर्म ऑफ वर्कशॉप यूनिट्स। ठीक है, प्राइमरीली फॉर ब्लाइंड एडल्ट्स। ठीक है, तो जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने कई सारे इनिशिएटिव शुरू किए थे जो कि वर्कशॉप टाइप के थे। ठीक है, उसमें सबसे जो तब जो उन्होंने मेन फोकस किया था वो उनके ऊपर था जो कि ब्लाइंड एडल्ट्स थे। ठीक है, लेकिन धीमे धीमे चीज़ें बदलती गई और हमने उन ब्लाइंड एडल्ट के साथ यहाँ पर डेफ को, यानी कि जो सुन नहीं सकते, उनको भी रखा। फिजिकली इम्पेयर्ड, यानी कि किसी के हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम है तो उन सबको भी इंक्लूड किया। और मेंटली रिटार्डेड जो स्टूडेंट्स थे हमने उनको भी इसमें इंक्लूड किया। देखिए, क्योंकि अभी से हम लोग बहुत साल पहले की बातें कर रहे हैं, तो मैंने सोचा है कि सुपरस्टिशंस भी बहुत सारे थे, अंधविश्वास भी बहुत सारे थे, और लोग उतना एजुकेटेड भी नहीं थे। ठीक है, तो कई सारे ऐसे टीचर्स थे जो बिलीव करते थे कि जो ऐसे स्पेशल मतलब ऐसे चिल्ड्रन हैं जो डिसेबल्ड हैं, ठीक है, वो अगर नॉर्मल बच्चों के साथ बैठेंगे तो उन एक्टिविटीज़ में उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जितना नॉर्मल बच्चे करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट टीचर बिलीव दैट चिल्ड्रन फिजिकल, सेंसरी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, मतलब ऐसे बच्चे जिनमें फिजिकल या फिर इंटेलेक्चुअल या फिर सेंसरी कोई भी डिसेबिलिटी होगी, ठीक है, वर सो डिफरेंट दैट दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज ऑफ कॉमन स्कूल। मतलब वो इतने अलग हो जाएंगे कि जो हमारी कॉमन स्कूल की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये टीचर्स सोच रहे थे उस समय के।
लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल सेग्रीगेट कर दिया गया, बिल्कुल छोड़ दिया गया, ऐसा नहीं था। उन पे काम चल रहा था, ठीक है, उनको पढ़ाने की तैयारी करी जा रही थी, पढ़ाया भी जा रहा था, बस थोड़ा सा जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे अलग पढ़ाया जा रहा था, ठीक है। एजुकेशनल एंड सोशल सेग्रीगेशन वॉज द नॉर्म इन 1940s एंड 1950s, यानी कि 1940 में और 1950 में ये जो मतलब जो एजुकेशनल और सोशल सेग्रीगेशन का एक नॉर्म था कि मतलब ऐसे बच्चे जो डिसेबल्ड हैं, ठीक है, उनको हम नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं रखेंगे, उनको अलग रखेंगे, सेपरेट करके रखेंगे, ठीक है। हालांकि जो गलत था, लेकिन अब उस टाइम के हिसाब से अगर देखें तो इतना जो भी है वो ठीक था, क्योंकि अभी हम लोग देखते तो हम लोग को पीछे की गलतियां लगता है कि हाँ हम होते तो ऐसा कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे जो डिसीजन लिए गए थे वो ठीक थे उस समय के हिसाब से, ठीक है। तो खैर आगे चलते हैं। लेकिन अब हमने बोला कि पहले ऐसा था कि उनको सेपरेट करने की मतलब सेपरेट कर दिया गया था, लेकिन हमको चूंकि उनको पढ़ाना तो था ही, ठीक है, तो उनको पढ़ाने की जो जिम्मेदारी थी वो दी गई थी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को, जिसको हम लोग बाद में जान लेते थे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के नाम से, ठीक है। लेकिन फिर आगे क्या हुआ कि जो हमने बोला कि ये जो बच्चे हैं तो डिसेबल्स हैं, ठीक है, इनमें कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, इसलिए ये क्या हुआ, एक वेलफेयर इशू है, ठीक है। क्या है ये, एक वेलफेयर इशू है। अब चूंकि ये वेलफेयर इशू बन गया है, तो हमने क्या किया, इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के पास भेज दिया, यानी कि अब इन बच्चों को पढ़ाने का जो भी सब चीज़ें काम करना है वो कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के अंडर आएगा, और जिसको बाद में रिनेम कर दिया गया था किससे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से रिनेम कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी गवर्नमेंट ही मतलब इनिशिएटिव्स ले रही थी या फिर ऐसे स्टेप्स उठा रही थी कि हम ऐसे डिसेबल्ड बच्चों को भी पढ़ाएं, ठीक है, बल्कि यहाँ पर देखिए क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी 1980 में स्कूल खोला था जिससे कि वो ऐसे बच्चों को पढ़ा सके, ठीक है। तो देखा जाए तो हर तरफ से लोग अपना मतलब 100% देने की कोशिश कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे कि वो ऐसे बच्चों को पढ़ा सकें, ठीक है। कोई वॉलेंटियरली कर रहा था, कहीं पर गवर्नमेंट हमारी साथ दे रही थी, तो कहीं पर ऐसे क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी अपना पूरा साथ दिया था, ठीक है। अब उसके आगे अगर हम लोग बात करें, सोशल फैक्टर्स लाइक फियर, इग्नोरेंस, शेम, सुपरस्टिशन रिजल्टेड इन आइसोलेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड डिलेड देयर डेवलपमेंट। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे जो मतलब जो ऐसे बच्चे थे जो कि डिसेबल्ड थे, उनकी जो एजुकेशन है या फिर जो उनकी ग्रोथ है वो इसलिए रुक गई क्योंकि हम लोग के अंदर बहुत सारी शेम थी, ठीक है, हम इग्नोरेंस था, मतलब कि हम उन बच्चों को इग्नोर कर देते थे, ठीक है, जिन हालांकि बल्कि हमें तो और ध्यान देना चाहिए था उनके ऊपर, लेकिन हम क्या करते थे, उन बच्चों को इग्नोर कर देते थे, ठीक है। हमें ऐसा लगता था कि अगर वो हमारे साथ पढ़ेगा, वो हमारे साथ बैठेगा तो ये हमारी बेइज्जती की बात है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी क्या हुआ, उनका जो डेवलपमेंट पहले हो जाना चाहिए था उसको होने में कई सारा समय लग गया। उसके बाद अब जो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 4 मेन चीज़ें ध्यान रखिएगा। 4 मेजर फॉर्मुलेशंस ऑफ डिसेबिलिटी बाय नेशनल फोकस्ड ग्रुप, ठीक है। नेशनल फोकस्ड ग्रुप ने क्या किया है, 4 मेन फॉर्मुलेशन दे रखे हैं हमारे डिसेबिलिटीज़ के, जिसमें सबसे पहला है हमारा चैरिटी मॉडल। चैरिटी मॉडल में जो ये डिसेबिलिटी है उसको हम लोग इस तरीके से लेते हैं जैसे कि ये कोई मतलब बहुत दयनीय स्थिति हो किसी बच्चे की। सपोज करिए कोई बच्चा है जो डिसेबल है, तो इस चैरिटी मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, उस बच्चे को बहुत ही मतलब दया की भावना से देखते हैं, सिंपैथी की भावना से देखते हैं। ऐसा देखते हैं जैसे कि वो हमारे पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चा अपना पूरा कॉन्फिडेंस खो देगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड है वो है बायोसेंट्रिक मॉडल। ये बायोसेंट्रिक मॉडल जो है वो डिसेबिलिटीज़ को देखता है कि बस ये एक बीमारी टाइप की है, ठीक है। जैसे हमारे सर में दर्द होता है, हमारे हाथ में दर्द होता है, ठीक है, हम उसका दवाई लेंगे वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बायोसेंट्रिक मॉडल है ये क्या करता है, इन डिसेबिलिटीज़ को देखता है सिर्फ कैसे, उसमें कि डिसेबिलिटी को एज अ मेडिकल और जेनेटिक कंडीशन देखता है कि हम इसको दवाई देंगे या फिर कुछ इसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराएंगे तो ये सही हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फोर्थ है वो है, सॉरी थर्ड है जो, वो है फंक्शनल मॉडल, ठीक है। फंक्शनल मॉडल जो है उसमें यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो डिसेबिलिटी है, अब उसमें जो पर्सन है जो कि डिसेबल है वो अपना काम कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अगर वो अपना काम कर पा रहा है मतलब कि वो पूरी तरीके से तो खैर नहीं अच्छा है, लेकिन हाँ उसमें डिसेबिलिटी है, लेकिन फिर भी वो इतना है कि वो अपना काम कर सकता है, अपने ऊपर डिपेंडेंट है, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ मॉडल है वो है ह्यूमन राइट मॉडल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मतलब ये जो मॉडल है ये इस डिसेबिलिटी को ऐसे लेता है कि भले ही जो पर्सन है वो डिसेबल है, लेकिन उसके पास उसके अधिकार हैं,
ठीक है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसको इक्वल मतलब इक्वालिटी मिलनी चाहिए हमारे समाज में। ठीक है, उसको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उसकी डिसेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो ये जो हमारे 4 तरह के जो मॉडल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें कि जो हमारा इंक्लूजन है और जो हमारा एजुकेशन है जब वो आया था, ठीक है, सबसे पहले जब हम लोग बात करें कि जब कई सारी स्कीम जैसे कि NPEI और POA यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई और प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया, इसके बाद एक कई सारी ऐसी स्कीम्स कहें या फिर इनिशिएटिव्स बोले वो आई जिसकी वजह से ऐसे बच्चों की एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। ठीक है, जिनमें से देखिए यहाँ पर कई सारे लिखे भी हैं। प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, एक ये भी है। दूसरा है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकंड हो गया। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम और एक है सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, इस तरह की कई सारी स्कीम्स आई जिसमें हमने क्या किया, सभी बच्चों को, चाहे नॉर्मल बच्चे हों चाहे डिसेबल्ड बच्चे हों कैसे भी हों, उन सबको पढ़ाने लिखाने पर उनको उनका डेवलपमेंट पे हमने बहुत फोकस किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने मतलब जो भी हमारा डिसेबिलिटी थी उन सभी बच्चों को पूरा मतलब हिस्ट्री से लेकर के अभी तक उनको साथ देते आए, उनको पढ़ाते आए। हालांकि थोड़ा डिले हुआ लेकिन अब हम लोग इस पर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो में इस टॉपिक में इतना ही था, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन पेपर में पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आपको ऐसी ही वीडियोस यहाँ पर डेली देखने को मिलेंगी, आपके 5 सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।